देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों से जानबूझकर नफरत फैलाती है। अंदर से नफरत करती नहीं है। अगर अंदर से नफरत करती तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ वरिष्ठ नेताओं के दामाद मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनको क्यों नहीं नफरत उनसे करते हैं। ये नफरत इसलिए नहीं करते कि वो मुसलमान हैं, नफरत का भाव इसलिए फैलाते हैं ताकि हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण इनके पक्ष में हो। इसलिए पूरे भारत जनता की आवाम इनके खिलाफ हो गई है। और शुरू से भारतीय जनता पार्टी कभी न राष्ट्रवादी रही है, लेकिन नकली राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व के आधार पर ये हिंदू वोटरों का माइंड वॉश करके उनका ध्रुवीकरण करके सत्ता में आना चाहते हैं, आ भी गए हैं। और अब इनको इस तरह का भय सताने लगा। SIR के बाद जिस तरीके से बहुत सारे अखिलेश यादव द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष को फार्म 7 को लेकर, अखिलेश यादव तो बहुत सारी बात बताएं, लेकिन बीजेपी के विधायक और मंत्री रविंदर जायसवाल ने बनारस के उत्तरी विधानसभा से एक चौंकाने वाली बात उन्होंने कह दी कि 9,000 लगभग वोटर डुप्लीकेट वोटर हैं और वोटर जिहाद की बात कर रहे हैं। सचिव हैं डॉक्टर सुभाष राजभर जी, और इनसे हम बात करेंगे कि वोट जिहाद को लेकर जिस तरीके से जो बयान दिए हैं रविंदर जायसवाल, उसको लेकर ये क्या कह रहे हैं। रविंदर जायसवाल की जो बातें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जिलाधिकारी को पत्र सौंपे हैं कि इस वोट को देखा जाए, आप इसको क्या मानते हैं? मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि जिहाद की परिभाषा क्या है। पहले वो जिहाद की परिभाषा पढ़ लें, उसके बाद वो वोट जिहाद की बात करें। जिहाद का मतलब जब वो जानते ही नहीं, और वो क्या, उनकी पूरी पार्टी ही जिहाद का मतलब नहीं जानती है। क्यों? क्योंकि ये सब बिना पढ़े लिखे लोग हैं। कौन लोग हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग? यही पूरी भारतीय जनता पार्टी। ये अच्छी चीजों को पढ़ती नहीं, ये पढ़ते हैं नफरत को, ये पढ़ते हैं विघटन को, ये पढ़ते हैं फूट डालो राज करो को, ये पढ़ते हैं बेईमानी और चोरी को। और उसी में जो इस्लाम का सब जिहाद है उसका मतलब होता है न्याय करना, न्याय के लिए लड़ना। अपने भीतर जो बुराई है, मनुष्य के भीतर भी स्वयं के अंदर बुराई होती है, उन बुराइयों से लड़ने का अर्थ जिहाद है। तो फिर यहाँ वोट जिहाद, अगर डुप्लीकेट वोटर्स हैं तो डुप्लीकेट वोटर्स को आप वोट जिहाद कैसे बोल सकते हो? ये और आपका ये काम तो है नहीं। क्या कैबिनेट मंत्री अब जो है डुप्लीकेट वोटर्स हैं कि ओरिजिनल वोटर्स तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन और उनके कंसर्निंग अथॉरिटीज BLOs तय करेंगे, और वो भी अभिलेखों के आधार पर तय करेंगे कि इनके किसी भी तरह के बयान पर तय करेंगे। और इन्होंने तो अपनी सारी प्रोटोकॉल तोड़ करके, सारे नियमों का उल्लंघन करके, ये भारतीय संविधान के द्वारा जो भारत के नागरिकों को आर्टिकल 21 से लेकर 35 तक जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, उसका वायलेशन इन्होंने किया है। इनके ऊपर फंडामेंटल राइट वायलेशन का FIR होना चाहिए, और जो जिहाद का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उस पर भी FIR होना चाहिए। ये मेरी मांग है। लेकिन जिस तरीके से सारे लोग पूछे कि जिस तरह की मीडिया लगातार उनसे सवाल करती रहे कि ये बताइए मंत्री जी कि 9,000 के लगभग आप बता रहे हैं वोटर है, इसमें हिंदू कितने हैं? तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये जितने भी हैं ज़्यादातर इसमें मुस्लिम में ही हैं। तो क्या उत्तरी विधानसभा में जिस तरीके से आए दिन देखा जाता है कि वहाँ के विधायक बीजेपी से होते हैं, लेकिन वोटरों से इतनी नाराजगी और खासकर मुस्लिम वोटरों से इतनी नाराजगी क्यों है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है रविंदर जायसवाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों से जानबूझकर
नफरत फैलाती है, अंदर से नफरत करती नहीं है। अगर अंदर से नफरत करती तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के दामाद मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम हैं, उनको क्यों नहीं नफरत उनसे करते हैं? ये नफरत इसलिए नहीं करते कि वो मुसलमान है, नफरत का भाव इसलिए फैलाते हैं ताकि हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण इनके पक्ष में हो। सिर्फ इसलिए ये इन चीजों को प्रचारित करते हैं, समझ रहे ना, कि इनके पास और कोई एजेंडा है नहीं, इन्होंने कुछ किया है नहीं। 2014 में जो वादे करके आए केंद्र की सरकार के लिए, फिर स्टेट गवर्नमेंट में जब इन्होंने चुनाव में आया, जो मैनिफेस्टो जारी किया, जितने भी राज्यों में इनकी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तीसरी बार है, इन्होंने जितने घोषणा पत्र जारी किए थे उसके विपरीत काम कर रहे हैं, एक भी अपने मैनिफेस्टो काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरे भारत जनता की आवाम इनके खिलाफ हो गई है। और शुरू से भारतीय जनता पार्टी कभी न राष्ट्रवादी रही है, लेकिन नकली राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व के आधार पर ये हिंदू वोटरों का माइंड वॉश करके उनका ध्रुवीकरण करके सत्ता में आना चाहते हैं, आ भी गए हैं। और अब इनको इस तरह का भय सताने लगा है। एक चीज आप जान लीजिए, किस चीज का भय? सत्ता जाने का भय या सत्ता में आने का भय? किस चीज का भय है भारतीय जनता पार्टी को? सत्ता से जाने का भय। ये सत्ता के जाने का भय इनको सता रहा है। इनको इंटरनल इनपुट मिल गया है। मैं आपको बताऊं कि स्टेट में, सेंट्रल में पॉलिटिकल एलाजू डिपार्टमेंट बैठाई जाती है, जो डेली के घटनाओं का ब्रीफिंग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक होती है, गृह मंत्री तक होती है, डेली के डेली। ये आप लोग शायद पता हो न पता हो, पर इस बात को पता है कि गृह मंत्रालय अपने LIU और IB से रिपोर्ट भी मांगते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है, हमको लेकर क्या चल रहा है, हमारे पार्टी को लेकर चल रहा है, ये रिपोर्ट जाता है। लेकिन ये बात है उसी रिपोर्ट के आधार पर, उसी रिपोर्ट के आधार पर तानाशाह इस देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग समझ गए हैं कि हम जिस तरीके से हिंदू मुसलमान करके, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान करके हम नफरत फैलाए थे, नरेंद्र मोदी जी ने तो इसी बनारस में यहां तक भाषण दिया था कि दीपावली पर, ईद पर बिजली तो दीपावली पर क्यों नहीं, गांव गांव में कब्रिस्तान तो गांव गांव में श्मशान क्यों नहीं। यहां तक ये नफरत के शब्द बोले थे। ये कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू संस्कार कोई जानते, ABCD नहीं जानते। लेकिन आए दिन ये बीजेपी नेता जिहाद की बातें जरूर अभी मैं उस पर जरा बात कर लूं। जब इन्होंने कहा था इस्लाम धर्म में तो है कि वो कब्र में गाड़े जाएंगे, उनकी अंतिम विदाई कब्र में होगी, अंतिम सफर उनका कब्र में होगा, और हिंदुओं की अंतिम सफर श्मशान घाट पर होती है। और अभी तक की परंपरा में श्मशान घाट जो भी हैं वो नदियों के किनारे हैं, मां गंगा के घाटों के किनारे हैं। लेकिन इन्होंने एक नया सी गुफा छोड़ा, उस आधार पर भी नफरत का बीज बोया कि गांव गांव में कब्रिस्तान तो गांव गांव में श्मशान क्यों नहीं। तो जब आप बन गए और आपको इस जनता, इस भारत देश की जनता आपको इस बात को वीटो कर दी कि नहीं, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो श्मशान भी होना चाहिए, तो फिर इन तीसरा टेन्योर चल रहा है। लगभग 12 साल हो गया भारत सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री को, विश्वगुरु को, जो अब हालात तेली हो गए हैं, विश्वगुरु नहीं रह गए हैं UGC रेगुलेशन 2026 के बाद। अब तो वो यशस्वी न तो प्रधानमंत्री रह गए, न विश्वगुरु रह गए,
न उनकी सीना 72 इंच की रह गई, सब घट गया। सब घट गया, मतलब कि 2026 और ठंडी और गर्मी का मौसम आते ही सिकुड़ गया, सब सिकुड़ गया। जो ठंडी गर्मी से नहीं सिकुड़ा, हाँ। ये यूसी रेगुलेशन 2026 से सिकुड़ गया। अब सिकुड़े छाती वाला प्रधानमंत्री, सिकुड़े छाती वाला, बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। मैं पूछता हूं कि जो आपने कहा था कि गांव गांव में कब्रिस्तान, तो गांव गांव में श्मशान क्यों नहीं? तो गांव गांव में आप श्मशान अभी तक एक भी बनाए क्यों नहीं डेवलप किया आपने? अगर वो करना सही था हिंदुत्व के हिसाब से, तो अभी तक आप क्यों नहीं किए? और वो तो आप किए नहीं, बल्कि काशी की जो प्राचीनता है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है इसके प्राचीनतम नगरी होने का, आप उसको विध्वंस करके चौपट कर रहे हैं। आप दलमंडी को रौद दे रहे हैं। एक बात बताइए कि अब मामला वोट का है, सीधे तौर पर जो भी इस समय बातें हो रही हैं, SIR, वोट, फार्म 7, ये इतना सारे चीज होने के बाद लगातार ये दावा भी लोग करते हैं कि आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो योगी ही, लेकिन इतना होने के बाद भी जिस तरीके से रविंदर जायसवाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम सारे नेताओं का प्रतिक्रिया भी आ रहा है। लेकिन आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या समझते हैं, क्या उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि 9000 वोट, लगभग 9000 वोट डुप्लीकेट हैं, उस पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इस पर आपका क्या राय है? क्या जिस तरीके से अखिलेश यादव फार्म 7 को लेकर बेबाकी से बातें कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें चल रही हैं, और जिस तरीके से लगातार जो BLO हैं, BLO भी खुलकर बात कर रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कर रहे हैं। लेकिन अब बताइए कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बनारस हाई प्रोफाइल जगह है और उत्तरी विधानसभा जहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र भी है और मुस्लिमों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि SIR पहले तो ये मात्र 20 दिन में कराना चाहते थे। 20 दिन के अंदर इन्होंने कहा कि 1 महीने का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन धरातल तक आने में 10 दिन लग गए। इन्होंने डेडलाइन 1 महीने का जारी किया था। उसका परिणाम क्या हुआ कि SIR हुआ ही नहीं। न तो ठीक से मैपिंग हुई, न तो ठीक से फॉर्म भरे गए, और उसमें BLOs के ऊपर इतने दबाव थे। BLOs के ऊपर ही दबाव नहीं थे, ARO, ERO जितने थे इतना दबाव झेल रहे थे। सारे के सारे सरकारी तंत्र उसमें लग गए और उनके विभागीय कार्य ठप पड़ गए। चकबंदी का CO है, चकबंदी का मुकदमा नहीं सुन रहा है, वो भी SIR में लगा हुआ है। तहसील का तहसीलदार भी लगा हुआ है, ब्लॉक का BDO लगा हुआ है। ये सारे लोग 24 घंटे तनाव में थे। और जब वो टाइम बीता और इनका ड्राफ्ट आया तो इनको लगा कि अरे, मैं ये SIR रूपी जो मछली का जाल विपक्ष को फंसाने के लिए फैलाया, वो तो उल्टा मेरे पर ऊपर आ गया। सबसे ज्यादा इनका वोट कटा, इनके वोटों का नुकसान हुआ। तो इन्होंने, और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी है, वो स्वयं भारत निर्वाचन आयोग को आईना दिखाए, भारत सरकार को आईना दिखाए कि गलत वोट काटे गए हैं, सही तरीके से SIR नहीं हुआ है। तब जाके डेट बढ़ी, डेट पर डेट बढ़ती रही, और अंतिम में जब मुख्यमंत्री खुद अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा जी अपने बयान में कहे थे, अपने पार्टी के वर्कर से कहे थे, बूथ वर्कर से कहे थे कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ने चाहिए। तो भाई, आप नया तो वो कोई मशीन में बना बना के वोटर तो प्रोडक्शन करोगे नहीं। जो वोटर्स होगा तभी तो आप वोटर बनाओगे। जब वो नहीं मिला इनको, तो इन्होंने फॉर्म 7 का PDF निकाल दिया, एक्सेल प्रोफाइल बना करके इन्होंने BLOs को। और देखिए, सबसे मजेदार बात, SIR फॉर्म आपको भी मिला रहा होगा आपके नाम से, उसमें सिर्फ आपका नाम था, न पिता का नाम, और बाकी सूचनाएं सिर्फ आपको भरनी थी। मतलब उसमें ऐसे बहुत सारे सूचनाएं थी जो आपको पता ही नहीं था। 2003 का डेटा मांगा जा रहा था, 2003 में आपके पिताजी का एपिक नंबर क्या था,
उस समय का विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र कौन सा था, ये मांगा जा रहा था। और जब फॉर्म 7 आया तो उसमें सारी सूचनाएं पहले से फिलअप हैं और सिग्नेचर तक फिलअप है। मतलब कि कुल बात बताइए, एक मिनट, हम बहुत लंबी बातें हो रही है, हम एक सवाल ये जानना चाहते हैं, शासन सत्ता सब इनका है, डीएम को ये पत्र दे रहे हैं, इस पे संज्ञान ले, तो कहीं न कहीं यहाँ के जो तंत्र है, सरकारी अमला है, कहीं न कहीं उस पर भी सवाल खड़े हो पा रहे हैं कि आप कर क्या रहे थे, सत्ता में आप बैठे हैं, सारे व्यवस्थाएं आपके हैं। तो डीएम के जो जिलाधिकारी होते हैं, चुनाव अधिकारी हो जाते हैं जब समय आता है तो, लेकिन जिस तरीके से ये बातें जो आ रही है वोट को लेकर, 9,000 वोट को लेकर, तो फिर उसमें परमानेंटली शिफ्टेड के लिए ये फॉर्म 7 यही है कि परमानेंटली शिफ्ट कर डिलीट कर दिया जाए, मतलब कि बोगस मतदाता न रहे। पर ये जबरदस्ती बोगस मतदाता के नाम पर ये वोट काट रहे हैं। बात समझो आप, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर मुझे 200 वोट बढ़ना चाहिए, जब वोट है ही नहीं तो बढ़ाओगे कहां से? तब इन्होंने देखा कि हमारा संतुलन नहीं बैठ पा रहा है, हम विपक्ष से बहुत पीछे हैं, तो इन्होंने फॉर्म 7 का एक नया चोरी का सिस्टम ला दिया है। और जानबूझ करके ये हम खास तौर से मुस्लिम मतदाताओं को टारगेट इसलिए किए हैं क्योंकि इनको पता है कि हम मुसलमानों से इतना नफरत करते हैं कि मुसलमान हमारे नफरती दुर्भावना के कारण हमारा समर्थन नहीं करता है, इसलिए इनका वोट काट दो। ये सोचते हैं कि इनका कोई रखवाला नहीं है, इनका कोई शुभचिंतक नहीं इस देश से बचा हुआ है, लेकिन विपक्ष और समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के नेता जननायक माननीय अखिलेश यादव जब तक हैं तब तक मुस्लिम समाज के साथ किसी भी तरह की चालबाजी और घात उनके साथ यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, न इनके कैबिनेट मंत्री कर सकते हैं, न इनकी पूरी सरकार कर सकती है। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और फिर से इन्होंने जो समाज में समरसता का संतुलन बिगाड़ा है उसको समाजवादी पार्टी ठीक करने का काम करेगी और जन जन के स्वर समाज के चेहरों पर, खास तौर से युवाओं के चेहरों पर जिनके भविष्य पर खतरे मंडरा गए हैं, वो बेचारे परीक्षा में बैठते हैं, जैसे ही 1-2 क्वेश्चन वो सॉल्व करते हैं तब तक पेपर लीक हो जाते हैं। नौकरियां मिल नहीं रही 14 साल से, जब से ये आए नौकरी का सीलिंग हो गया है और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि पेपर लीक करा दो। इससे पूरा यूथ, किसान, गरीब, मजदूर इतना सब परेशान हो चुके हैं लोग, जिस उम्मीद से प्रधानमंत्री को ये गरीब का बेटा है, गरीब बाप का ये लड़का है, खुद इसका बाप चाय बेचता था स्टेशन पर, ये भी उनके साथ चाय बेचा है, गरीबी को अच्छी तरह महसूस किया है। जो एक कहावत है ना, ऊ का जाने पीर पराई जिसके फटे न दिवाई, ये सुने होंगे, कहावत है देहाती। तो इस उम्मीद से गरीब समाज ने इनको वोट किया कि अगर गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीबों के हितों के बारे में सोचेगा, पर हुआ ठीक उसके उल्टा। एक्चुअल में मोदी जी गरीब थे ही नहीं, वो तो एलिट कम्युनिटी के मेंबर हैं और उन्होंने जितने भी कार्यक्रम किए वो सब एलिट सोसाइटी के लिए किए। आज तक वीकर सेक्शन के लिए न भारत सरकार कोई काम किया है, न स्टेट की सरकार कोई काम किया है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुभाष राजभर, बहुत सारी बात बताए हैं। जिस तरीके से रविंदर जायसवाल ने वोट जिहाद की जो बातें कही है उस पर इन्होंने बहुत सारी बात बताए हैं। विशेष इंटरव्यू करे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कैंडी बनारसी के साथ नमस्कार।